खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और चलिए शुरुआत करते हैं एक एक खबरों की। साल 2016 की बात करें, एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में ड्रग्स के डेंजर चेन को फिल्माया गया था। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और ड्रग माफियाओं का धंधा बहुत तेजी से फैल रहा था। कुछ ऐसे ही हालात मौजूदा वक्त में भी पंजाब के हैं और ऐसे में इस ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंजाब की मान सरकार अब योगी फॉर्मूले पर काम शुरू कर चुकी है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे एक्शन किए जा रहे हैं। साथ ही सीएम भगवंत मान ने अब ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा अभियान तेज हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कठोर कार्रवाई करें। इसके तुरंत बाद पूरे पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की गई। सीएम भगवंत मान के आदेश पर सभी जिलों में टीम गठित की गई। 12,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को इस ऑपरेशन में लगाया गया। 750 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। एनकाउंटर के साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ड्रग्स तस्करों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए गए और मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंजाब में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और पुलिस अधिकारी तक ग्राउंड पर उतर चुके हैं। नशे के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई हो रही है। ड्रग्स माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी हो रहा है। ये चेन हम तोड़ेंगे, जब नशे की चेन तोड़ेंगे, जब बड़े बड़े ड्रग पैडलर जेल में जाएंगे, जब पूरा ये तहस नहस होगा, उसके बाद मैं समझता हूँ जो कंज्यूमर है, जो ड्रग एडिक्ट है, उसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ड्रग्स के अगेंस्ट कोई भी किसी को डिफेंड नहीं करता और ना करना ही चाहिए। 3 साल बाद, क्योंकि इनके तो चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 4 महीने में हम सुपर सीएम ने कहा था और आज तक ये जागे नहीं है, तो आज अगर जागे हैं तो अच्छी बात है। दरअसल पंजाब के सीएम ने पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को क्लियर कर दिया कि 3 महीनों के भीतर नशे का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पंजाब को उड़ता पंजाब बनने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को भ्रष्टाचार की फाइल्स लगातार खोल रही हैं और वार्निंग भी दे रखी हैं। देखिए, दिल्ली को लूटने वाले एक भी शख्स को वो नहीं छोड़ेंगी, इस बात का दावा उन्होंने किया है। पाई पाई का जवाब देना होगा। रेखा गुप्ता का ये बयान तब सामने आया जब कैग रिपोर्ट में शराब घोटाले के बाद स्वास्थ्य विभाग में भारी गड़बड़ी को देखने को मिली। ऐसे में एक मैसेज तो साफ तौर पर क्लियर है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अब भी बाकी है। क्योंकि जिस पार्टी की नींव भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे पर पड़ी, अब वही पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी है। दिल्ली विधानसभा में पिछले सरकार के कारनामों की फाइल खुल रही है, जो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूँ कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना होगा। सदन के पटल पर बैक टू बैक 2 कैग रिपोर्ट से दिल्ली में संग्राम छिड़ चुका है, लेकिन ये सियासी संग्राम यहीं थमने वाला नहीं है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बचे सभी 12 रिपोर्ट भी पेश करने वाली है, जिसमें राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट, वाहन प्रदूषण ऑडिट रिपोर्ट, शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और दिल्ली परिवहन निगम की रिपोर्ट शामिल है। ऐसे में परवेश वर्मा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी। हेल्थ के ऊपर में पार्ट 2 भी आने वाला है और इसके ऊपर में 14 रिपोर्ट, इसके बाद में 12 रिपोर्ट और आने वाली है। हम भी जो इनके सारे घोटाले देख रहे हैं आने के बाद में पहले हम सारे घोटाले देखते थे विपक्ष में बैठकर, अभी हम देख रहे हैं सरकार में आने के बाद में तो और भी बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। सारे घोटालों की जांच कराई जाएंगी। यानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की लीडरशिप वाली बीजेपी सरकार केजरीवाल की कुंडली खंगालनी शुरू कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ऑडिट वाली कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा रही है।
देश की राजधानी दिल्ली के बाद झारखंड में भी कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दावा यह किया गया कि सोरेन सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और वो भी कोविड महामारी के दौर में। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार कोविड के समय दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाई, जिसकी वजह से झारखंड में कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है। कोविड के वक्त सिर्फ 32% फंड ही खर्च हो पाए, बाकी पैसों का कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के साथ स्टाफ, नर्स और पैरामेडिक्स की भी भारी कमी है। इसी कैग रिपोर्ट के बाद झारखंड में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ चुकी है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया है कोरोना काल में, जिसके कारण हजारों लोगों की मौतें हुई झारखंड में। अब केंद्र ने इनको पैसा दिया, 400 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया, इसमें इन्होंने भी अनुदान जोड़ा, लेकिन 32% उस राशि का खर्च नहीं हुआ। सीएजी का जो चेहरा दिख रहा है, अब लगता है जो अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी श्रेणी में, उस कतार में अब सीएजी भी आ गई है। सीएजी में ताकत है तो हम उम्मीद करें कि सीएजी रिपोर्ट दे देगी पीएम केयर्स फंड का। तो वहीं इसी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जेल भेजने और मुख्यमंत्री से कैग रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्म से ज्यादा चर्चा उस परिसीमन की हो रही है जिस पर स्टालिन ने लोकसभा सीट घटने की चिंता जाहिर की थी। क्योंकि भले ही तमिलनाडु में स्टालिन के समर्थक केक कटिंग कर रहे हों, लेकिन परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत में बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एमके स्टालिन ने परिसीमन से पैदा होने वाली संभावित चुनौतियों पर 5 मार्च को राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई है। एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों पर एक तलवार लटक रही है। हमारी लोकसभा सीटों में कटौती होने जा रही है और तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएगी। हमारे पास केवल 31 सांसद होंगे, न कि 39। दरअसल अभी तमिलनाडु से 39 सांसद चुनकर लोकसभा जाते हैं। ऐसे में स्टालिन के इस बयान पर हिंदी पट्टी में भी चर्चा शुरू हो गई है। चीफ मिनिस्टर एंड आवर लीडर MK's birthday, 72nd birthday. Today he has decided to take முழக்கங்களை எடுத்திருக்கிறாரு, like on Hindi imposition, on the delimitation and all those things. He has been raising slogans against it. He is not seeing this birthday as his own celebration, but he sees his birthday as the next life for Tamil Nadu. देश के दक्षिणी राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इसलिए भी परेशान है क्योंकि उन्हें डर है कि 2026 में प्रस्तावित लोकसभा सीटों का परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनके क्षेत्र का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इससे देश की राजनीति में भी उनका प्रभाव कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई कटमुल्ला की लड़ाई में अब ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। वो सीएम योगी के उर्दू और कटमुल्ला वाले बयान पर भड़क चुके हैं और सवाल दाग रहे हैं, जो उर्दू नहीं पढ़ते क्या सभी साइंटिस्ट बन गए? दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी आदित्यनाथ का यही वो बयान है जो इन दिनों खूब चर्चा में है। कटमुल्ला शब्द के मायने पूछे जा रहे हैं। नई बहस छिड़ चुकी है। सियासतदान इसे खास धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट बयान ओवैसी की तरफ से आया। उन्होंने न सिर्फ सीएम योगी से सवाल पूछे बल्कि कटमुल्ला वाले बयान पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। दरअसल अंग्रेजी और उर्दू भाषा को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी की थी, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले नेताओं ने इसे मुस्लिमों से जोड़ दिया और सीएम योगी के उसी बयान को कोट करते हुए निशाना साधा जा रहा है। वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे, इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। संभल की जामा मस्जिद को लेकर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जामा मस्जिद पर एएसआई के सर्वेक्षण रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने दादा और पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बरसी के लिए फातिहा कार्यक्रम रखा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी सांसद बर्क ने संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सबसे पहले एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। जो कमेटी एएसआई की बनाई थी, अगर उसके अंदर हाईकोर्ट ने अपना नुमाइंदा भी भेजा होता तो शायद वो रिपोर्ट ऐसी नहीं होती, तब रिपोर्ट सही तरह से जाती। अब नहीं क्या, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद मामले में सरकार पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। मस्जिद किसी सरकारी जगह में नहीं है, मुसलमानों की जगह में उस टाइम बनी हुई है, और इस टाइप की बात करके मैं कोई उनके पास ऐसे सबूत नहीं, लेकिन लोगों को भरमार इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना मुनासिब नहीं है। दरअसल यूपी सरकार द्वारा संभल की जामा मस्जिद को लेकर दिए गए हलफनामे में मस्जिद सरकारी जमीन पर बने होने का दावा किया है, लेकिन बर्क ने सरकार के हलफनामे पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी सांसद ने सरकार पर मुस्लिमों को परेशान करने का भी आरोप लगा दिया। साथ ही जामा मस्जिद मामले में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात भी कही। इससे पहले संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी। उत्तर प्रदेश में शहर शहर लाउडस्पीकर पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। तय मानकों से ज्यादा आवाज पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ, आगरा और संभल में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगरा में रमजान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और धार्मिक स्थलों से तय मानक से ज्यादा लगे लाउडस्पीकर हटवाए गए। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया। इस अभियान के दौरान 52 लाउडस्पीकर्स को उतारा गया, जबकि 44 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस का ये एक्शन सिर्फ लाउडस्पीकर तक ही सीमित नहीं रहा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा। अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के चालान काटे गए, 2 गाड़ियों को सीज किया गया। संभल में भी प्रशासन की सख्ती का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। संभल की मस्जिदों से लाउडस्पीकर गायब है। प्रशासन का आदेश है कि अगर कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। मार्च में रमजान की शुरुआत होने वाली है और इसी महीने में होली भी है। देखिए 14 मार्च को होली के दिन ही जुम्मे की नमाज भी होगी और ऐसे में योगी फोर्स पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट पर है ताकि त्योहारों के मौसम में शांति और सौहार्द बना रहे। क्योंकि इस बार होली और रमजान एक ही महीने में है और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हिंदू और मुस्लिम समुदाय अपने अपने त्योहार मनाएं, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके के दौरान असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं। लिहाजा इस बार योगी की पुलिस ने अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उपद्रव फैलाने वाले तत्वों को योगी की पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। इसके लिए टीम योगी ने खास प्लान तैयार किया है। यूपी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन सुरक्षा एक्टिव किया गया। संदिग्धों के 10 साल के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। यूपी के सभी शहरों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी होगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाएगी। योगी की फोर्स रेडी है। सभी जिलों को खास निर्देश दिए गए। धार्मिक रिवाजों का सम्मान करने की हिदायत दी गई। कानून व्यवस्था से समझौता न हो, इसके भी खास तौर पर निर्देश है। संदिग्धों, हुड़दंगियों और कट्टरपंथियों पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी गड़बड़ी की आशंका पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, टीम योगी सोशल मीडिया के अफवाहबाजों पर भी नजर रख रही है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। योगी का मैसेज क्लियर है, त्योहार मनाएं लेकिन उत्पात न मचाएं, वरना खैर नहीं। यूपी के गोरखपुर में अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला है। अबू रैरा के इस अवैध मस्जिद को मुस्लिम समुदाय खुद तोड़ रहा है। देखिए, प्रशासन के नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाना खुद से शुरू किया। अवैध तरीके से बनी इस मस्जिद को तोड़ने वाले ये लोग मुस्लिम समुदाय के ही हैं। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मस्जिद के जिम्मेदारों ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया। जीडीए की ओर से कहा गया था कि अगर कमेटी मस्जिद खुद नहीं तोड़ती तो ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके बाद कमेटी के लोगों ने अल्टीमेटम का समय पूरा होते ही खुद इसे गिराना शुरू कर दिया। घोष कंपनी पर अवैध तरीके से 3 मंजिला बने इस मस्जिद को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। आरोप है कि अबू रैरा की इस मस्जिद के ऊपर 2 मंजिल बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाए गए थे। 15 फरवरी को जीडीए के इंजीनियर ने निर्माण रोकने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया। नोटिस का समय पूरा होते ही मस्जिद कमेटी ने इसे खुद गिरा दिया।
यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। यूपी में योगी का बुलडोजर गरज रहा है। कानपुर में आज मेयर प्रमिला पांडे ने काली माता मंदिर के बाहर से कब्जा हटाया और अतिक्रमणकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी। सबसे पहले मंदिर में अवैध रूप से किए गए कब्जे को बुलडोजर से तोड़ा गया। अतिक्रमणकारियों ने यहां अवैध रूप से काली माता मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया था। दरअसल कल्याणपुर के पनकी रोड पर काली माता के मंदिर में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया। मेयर प्रमिला पांडे कार्रवाई के दौरान खुद मौके पर मौजूद रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ। इस दौरान नाले के ऊपर बने रेस्टोरेंट को भी गिरा दिया। सैकड़ों साल पुराना मंदिर काली जी का, जिसका पूरा कब्जा किए थे। आप बताइए, उसके अंदर पूरा अपना लाई चना जो भी गंदा और उसमें झाड़ू पोछा सब उसी में रखे थे। आज उनको मुक्त कराया। अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद मेयर ने खुद हाथों में झाड़ू उठाया और मंदिर के अंदर सफाई की। इस दौरान मेयर ने अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जे पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पूरा कब्जा गिराओगे, ये सब गिराओगे, सब अवैध है। तुम्हारा घर पीछे है, ये नहीं है तुम्हारा। ये दुकान हमारी नहीं है। कागज है, कागज है तेरे पास? तो कागज लेकर नगर निगम वाला चिल्लाओ नहीं। दरअसल मेयर ने पनकी रोड पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अतिक्रमण को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद मेयर ने अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की। महाराष्ट्र के मशहूर श्री शनेश्वर देवस्थान शनि शिंगणापुर मंदिर में भगवान शनि को अब सिर्फ ब्रांडेड तेल ही चढ़ेगा। ये फैसला मंदिर ट्रस्ट और ग्राम सभा ने मिलकर लिया है, जिसे अब लागू कर दिया गया। जो भी भक्त यहां पहुंचे, उन्होंने भगवान शनि की शिला पर ब्रांडेड तेल ही चढ़ाकर अभिषेक किया। मंदिर में जो भी भक्त यहां पूजा करने के लिए आए थे, उनकी मंदिर के बाहर चेकिंग की गई और जो तेल भगवान शनि की शिला पर चढ़ाने के लिए लाए थे, उसे मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने चेक किया। कुछ साल से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के बाद शनि शिंगणापुर में नॉन ब्रांडेड तेल का वितरण बढ़ गया था। नॉन ब्रांडेड तेल में मौजूद केमिकल की मात्रा की वजह से भगवान शनि की शिला को हानि पहुंचने की आशंका जताई गई थी। इसी वजह से मंदिर ट्रस्ट और ग्राम सभा ने मिलकर ये फैसला किया, जिसे यहां आने वाले भक्तों ने सही बताया। ये जो निर्णय विश्वस्त मंडल की तरफ से लिया गया है, ये पूर्ण विचारांती लिया हुआ निर्णय है और मतलब हम लोग सब मानते हैं कि ये जो है वक्त की ज़रूरत थी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि तेल शुद्ध और मिलावट रहित हो, जिससे शिला लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। शनि शिंगणापुर में शनि देव की शिला पर तेल से अभिषेक करने की परंपरा करीबन 400 साल से चली आ रही है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तेल चढ़ाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भिड़ गए। ओवल हाउस में ज़ेलेंस्की की ट्रंप से तीखी बहस हुई, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। ये वीडियो ओवल हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप से मुलाकात का है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम का विरोध किया तो ट्रंप नाराज हो गए और फिर दोनों नेताओं में तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक तीखी बहस हुई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। ओवल हाउस में मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में बहस शुरू हो गई। ट्रंप, वेंस और ज़ेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। इस दौरान ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की को फटकार लगाई। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा इतने तनाव भरे माहौल में हुई। नाराज अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य और आर्थिक मदद बंद करने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कई यूक्रेनी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया है। हालांकि इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने ज़ेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज़ेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। लेकिन व्हाइट हाउस में हुए इस बवाल के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेंशन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने रामबन में 5 आतंकियों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। बताया दरअसल ये जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। घाटी में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों पर दोहरा वार जारी है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल उन्हें ढेर कर रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है। दरअसल रामबन के गूल इलाके में पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों के खिलाफ UAPA के तहत करीबन 80 लाख की संपत्ति कुर्क की, जिनके नाम संगलदान का सराजदीन, दलवाह का रियाज अहमद, भंज भीमदासा का फारूक अहमद, मोइला का मोहम्मद अशरफ और मोइला का मुश्ताक अहमद। रामबन पुलिस की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया अहम कदम है। इन्वेस्टिगेशन में उनकी प्रॉपर्टी निकाली और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रॉपर मार्किंग करवाई और मार्किंग करवाने के बाद उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया। इस कार्रवाई से आतंकवाद को आर्थिक मदद देने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस का संदेश साफ है, आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त किया जाएगा। गंगा स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ भारत आ रहे हिंदू युवक का वाघा सीमा पार करने से कुछ मिनट पहले ही अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। अब युवक की बहन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सरकार से अपने भाई को छोड़ने की गुहार लगाई है। हिंदू युवक प्रकाश कुमार पाकिस्तान के मीरपुर खास का रहने वाला है। युवक की बहन के मुताबिक उसके भाई का 21 फरवरी की सुबह लाहौर में वाघा बॉर्डर पर कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण किया था। प्रकाश कुमार गंगा स्नान के लिए परिवार के साथ भारत आ रहे थे। लाहौर में इमिग्रेशन दफ्तर के बाहर उसका वीजा फॉर्म छीन लिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। 9 दिन बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई और लापता युवक की बहन सामने आई। उसने लाहौर में अपने भाई के लापता होने की जो कहानी बताई वो बेहद हैरान करने वाली है। हिंदू युवक का परिवार कराची से 230 किलोमीटर दूर मीरपुर खास में रहता है। प्रकाश कुमार की बहन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख और सरकार से उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक शख्स अपने ही परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जादू टोना कर रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद पुलिस हरकत में आई और परिवार के साथ खुद को कमरे में बंद करने वाले शख्स की पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी। बताया गया कि जब पुलिस बंधक परिवार को बचाने गई तो शख्स पत्थरों से हमला करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को कब्जे में ले लिया। हालांकि इस दौरान भी युवक ने भागने की कोशिश की। पुलिस के कब्जे से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों की शिकायत पर उन्हें घटना की जानकारी मिली, लेकिन जब आरोपी को पकड़ने टीम मौके पर पहुंची तो रामासागर नाम के शख्स ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद बल प्रयोग कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2 पुलिसकर्मी मिलकर शख्स को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वो पुलिस से छूटने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने शख्स की पिटाई की और उसे अपने साथ लेकर चली गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। यहाँ घुड़चढ़ी के दौरान दुल्हे ने रिवॉल्वर से दनादन गोलियां चला दी। वीडियो में गाना बज रहा है और घोड़ी पर सवार दुल्हा रिवॉल्वर से धाएं धाएं फायरिंग कर रहा है। शादी के जोश में दुल्हा इस कदर डूबा था कि वो भूल गया कोई उसका वीडियो भी बना रहा है। शादी की खुशी में उसने रिवॉल्वर निकालकर कई राउंड फायरिंग कर दी। बाराती भी जोश में झूम रहे थे और फायरिंग की आवाज से माहौल गर्मा गया। दूल्हे के दोस्त ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और ये अब तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाए कि क्या ये सिर्फ शादी की खुशी का इजहार था या फिर एक शौकिया अंदाज। उधर पुलिस भी इस वीडियो को लेकर हरकत में आ गई। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि दूल्हे के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस था या नहीं। बिहार के दरभंगा में लापता युवक की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया और जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो उन पर ही हमला बोल दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दरभंगा में जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों के इस हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि दरभंगा के मब्बी थाना इलाके में भोला राम नाम का शख्स पिछले 20 दिनों से लापता था, लेकिन जब उसकी मौत की खबर स्थानीय लोगों को चली तो उनका गुस्सा भड़क गया और सड़क पर तोड़फोड़ करने लगे। प्रदर्शन और हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले में पुलिस की लापरवाही से शख्स की जान गई, क्योंकि 20 दिनों से पुलिस शख्स को ढूंढने की जगह टाल मटोल कर रही थी। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया गया है।
प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन अब भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जिसमें यूपी के प्रशासनिक अधिकारी डुबकी लगाते हुए नजर आए। क्योंकि इस महाआयोजन में लगी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने अब राहत की सांस ली है। महाकुंभ के कुशल समापन के बाद सभी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ संगम में स्नान किया। प्रयागराज में योगी के महायज्ञ को अंजाम तक पहुंचाने वाले अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महाआयोजन को दिन रात एक कर सफल बनाया और अब तमाम अधिकारी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारियों के लिए सीएम योगी ने स्पेशल भत्ते का भी ऐलान किया है और उन्होंने ही अधिकारियों को संगम में स्नान करने की सलाह दी, जिसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले ये वॉरियर जब मां गंगा की गोद में उतरे तो जैसे उनकी सारी थकान टेंशन दूर हो गई। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले ये अधिकारी मां गंगा की गोद में सुकून की सांसें ले रहे थे। प्रयागराज में भले ही महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन संगम में आस्था की डुबकी अब भी जारी है। त्रिवेणी में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु अब भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो चुका है, लेकिन समापन के बाद भी पहले वीकेंड पर भारी भीड़ जुटी। रविवार को संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। संगम तट पर आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालु स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महाकुंभ का समापन हो चुका है। भीड़ की वजह से महाकुंभ में जो श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाए वो अब प्रयागराज आ रहे हैं। अभी भी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने लाखों श्रद्धालु हर दिन संगम तट पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकुंभ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन संगम और त्रिवेणी का महत्व हमेशा रहता है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की भीड़ थी, ट्रैफिक समस्या भी थी, लेकिन अब थोड़ी राहत है। इसलिए अब संगम में स्नान करके मां त्रिवेणी से मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फरवरी के महीने में पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की वादियां इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। जो नजारे सामने आ रखे हैं वो जन्नत से कम नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है। क्या घर, क्या रास्ते, क्या पेड़ पौधे, सब बर्फ के आगोश में समा गए हैं। कश्मीर को यूं ही दुनिया का जन्नत नहीं कहा जाता। ये तस्वीरें अनंतनाग की है। बर्फ की गिरती फुहार बता रही है कि कहीं स्वर्ग तो यही है। बर्फ की बारिश से पूरे इलाके में सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद जो नजारा सामने आया वो किसी जन्नत से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के भालेसा में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आई, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। सड़क के किनारे बर्फ की मोटी परत जमी है। सड़क से लेकर घरों तक बर्फ का कब्जा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है और रास्ते सुनसान पड़े हैं। भद्रवाह में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद जब सूरज निकला तो बर्फ की सफेद चादर चांदी की तरह चमक उठी। पेड़ पौधे हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। डोडा घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद की तस्वीरें मनमोहक है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका कोहरे के आगोश में दिखाई दिया। बर्फ से लदे हुए पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद सड़कें पूरी तरह से बंद है। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई सड़कें बंद हो गई, ट्रेन प्रभावित हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई तो कई इलाकों में बर्फबारी के बाद यातायात रोक दिया गया और ऐसे में कई लोग सड़कों पर फंसे हैं। रामबन के पीरहा से आई ये तस्वीरें देखें। यहाँ मौसम का कहर इस कदर टूटा कि सड़क पूरी तरह से टूट गई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर पहले सड़क होगी। पूरा पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ में आए लैंडस्लाइड से जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे आवाजाही पूरी तरह से वहां रोक दी गई। मौके पर लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद वाहनों को हाईवे पर ही रोक दिया गया। आलम यह है कि सैकड़ों गाड़ियां काजीकुंड में फंसी हुई हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है। काजीकुंड से अनंतनाग तक हाईवे पर पर्यटकों के साथ सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं।
3 दिन से रास्ता बंद है। 72 घंटे लगातार यहाँ पर बारिश हुई, बर्फबारी हुई, जिसके कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे ट्रक की लाइन खड़ी हुई है। पर्यटक है, ट्रक ड्राइवर से हजारों की तादाद में ट्रक्स है जो फंसे पड़े हैं। लैंडस्लाइड के बाद यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसके बाद कई घंटों से यहाँ फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात तो ये हो गए हैं कि लोग कल से ही इस हाईवे पर फंसे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे भी है छोटे छोटे, कुछ गाड़ियों में, किसी को कहीं जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, सबको अब बाहर से आए हुए लोग हैं, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ और दिन घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, यानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच को आए 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सेना के जवानों ने अब तक 50 लोगों को निकाल लिया है। इनमें से 4 घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इतना ही नहीं, भारी ठंड के बीच फंसे 5 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। माणा गांव में आए विनाशकारी बर्फीले तूफान की चपेट में 57 मजदूर आ गए। मौत की दहलीज में खड़े उन मजदूरों ने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्हीं मजदूरों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे जवानों ने मिशन जिंदगी शुरू की। उस बर्फिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों ने 57 जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से लगातार घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी भीषण बर्फ में इन जवानों का हौसला डिगा नहीं है। अब तक इस एवलांच में फंसे 50 से अधिक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक 4 मजदूरों की मौत हुई। इस हादसे के बाद सीएम धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम खुद आज मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर से दुर्घटना वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। सेना के अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली गई है। सीएम धामी इसके बाद जोशीमठ में सेना के कैंप में पहुंचकर अधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में सरकार घायलों के साथ खड़ी है, इसीलिए सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, सभी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस हादसे में घायलों को तुरंत सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल में सभी का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय और देहरादून के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। हादसे में लापता मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। सेना के जवान लगातार मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं। लापता लोगों की तलाश हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान लगातार टिके हुए हैं और हर किसी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद आए लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद रहा। रुद्रप्रयाग में पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। चंद मिनटों में ही पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गया। ये डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नरकोटा के पास अचानक एक पहाड़ी टूटने लगी और कुछ ही देर में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरा। कुछ घंटे तक पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिरता रहा, जिसके बाद पूरा नेशनल हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। लैंडस्लाइड के चलते मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर आ गए। कई जगहों पर सड़क टूटकर गिर गई। मलबा हटाने और सड़कों को खोलने का काम जारी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद रुद्रप्रयाग समेत इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रास्ते बंद होने से लोग फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार सड़कें खोलने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। क्या किसी की आंखें कपड़ों के अनुसार रंग बदल सकती हैं? यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार का कहना है कि उनके 1.5 साल के बच्चे की आंखें कपड़ों के रंग के अनुसार बदलती हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई तस्वीर वायरल होती रहती है, लेकिन यूपी के बुलंदशहर का बच्चा अपनी आंखों की वजह से वायरल हुआ है। घर वालों का दावा है कि अर्श जिस रंग के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें भी उसी कलर की हो जाती हैं। जैसे भी कलर के पहना देते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे ही हो जाते हैं। पूरा मामला बुलंदशहर की बीसा कॉलोनी का है। परिवार ने जब बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, आंखों में कोई परेशानी नहीं है। जब इसके बारे में एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने इसे एक भ्रम बताया। अगर आपने उसी ह्यू के कपड़े, उसी रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनाए तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन की वजह से फील होता है कि चेंज हो रहा है। बाकी तो जो पेशेंट है उसको देखने के बाद ही कुछ निश्चित तौर पर कहा जाएगा। बच्चे की आंखों का रंग बदलता देख परिवार वाले इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं, लेकिन ये मामला किसी रहस्य से कम नहीं है। अर्श के इस अनोखे गुण ने उसे एक स्टार बना दिया है। अर्श की अजीब घटना न केवल उसकी स्थानीय पहचान का हिस्सा बन चुकी है, लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से बुलंदशहर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन आवारा पशुओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा।
ताजा मामला छतरपुर से सामने आया, जहां एक आवारा पशु ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग धीरे धीरे जा रहा होता है। अचानक पीछे से एक बैल बुजुर्ग पर हमला कर देता है। पूरा मामला छतरपुर के बक्सवाहा इलाके का है। बैल के जोरदार हमले में बुजुर्ग वहीं पर गिर जाता है। बैल के हमले में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों में एक और आवारा पशु दिखाई दे रहा है। आवारा पशुओं को लेकर सरकार कई कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका आवारा पशुओं पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन आवारा पशुओं के चलते हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं। और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के कोटपुतली में बनाए जा रहे सीवरेज प्लांट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। गांव वालों ने पानी की टंकी पर चढ़कर इसका निर्माण बंद करने की मांग की और अपना विरोध जताया। गांव वाले पहले पानी की टंकी के पास इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए जयकारे लगाए। इसके बाद गांव वाले पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि चतुर्भुज गांव के बीच में सीवरेज प्लांट बनाया जाएगा, जिसके निर्माण का जिम्मा नगर पालिका के पास है। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। उनका तर्क है कि सीवरेज प्लांट के बनने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। प्रशासन ने विरोध करे ग्रामीणों को नोटिस जारी कर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गाड़ी की साइड लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद में लड़कों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। देखिए कैसे दो लड़के बीच सड़क पर लोगों से उलझ रहे हैं। फिर देखते ही देखते कहासुनी होने लगती है और लड़का भीड़ में मौजूद बुजुर्ग को थप्पड़ मार देता है, जिसका विरोध लोगों ने किया तो लड़का गाली देते हुए उन्हें लात मारता है। अचानक हुए हमले के बाद बुजुर्ग वहां खड़ी एक गाड़ी के पास जा गिरता है, जहां तीनों लड़के उन्हें जमकर पीट रहे होते हैं। कोई थप्पड़ मार रहा होता है तो कोई घूसे। मौके पर पुलिस की टीमें भी मौजूद थी। बहुत देर तक वो ये सब होता देखती रही। जब पुलिसकर्मियों को पता चला कि कोई इसका वीडियो बना रहा है तो उन्होंने तीनों लड़कों को रोका और पकड़कर अपने साथ ले गई। होली को अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन अभी से होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वृंदावन में आज राधा वल्लभ जी ने होली खेली। इस दौरान राधा वल्लभ ने यहाँ पहुंचे सभी भक्तों पर रंगों और गुलाल की बौछार कर दी। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में होली का रंग जमने लगा है। इस उत्सवी उमंग में बांके बिहारी के भक्तों का उत्साह देखिए। फागुन मास के फुलेरा दोष पर भगवान राधा वल्लभ लाल ने हुरियारे के स्वरूप में दर्शन दिए। राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी ने कमर में फेटा बांधकर भक्तों पर गुलाल की बौछार की। इस दौरान मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल डलवाने को लेकर भक्त ललायत नजर आए। वल्लभ लाल फुलेरा दोष पे कपोलन पर गुलाल धारण करें और कमर में फेंट बांध के सभी रसिकन को श्रृंगार आरती उपरांत सब पे गुलाल डालें। मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया, उसके बाद उन्होंने उस प्रसादी गुलाल को भक्तों पर डाला। भगवान का प्रसादी गुलाल अपने ऊपर डलवाकर भक्त काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ठाकुर जी के जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ राधा वल्लभ मंदिर में अबीर गुलाल की होली की धूम शुरू हो गई। अन्य मंदिरों में रंग बिरंगी होली के रंग में भक्त सराबोर दिखाई दिए। राधा वल्लभ मंदिर में अब हर रोज गुलाल से होली खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान लाहौर में 30 मिनट बारिश हुई। इसके बाद गद्दाफी स्टेडियम का जो हाल हुआ उसे देख पाकिस्तान और वहां के क्रिकेट बोर्ड की जमकर फजीहत हो रही है। बारिश की वजह के गद्दाफी स्टेडियम में पानी भर गया। पाकिस्तान के पास पूरे मैदान को ढकने के लिए पर्याप्त कवर्स भी नहीं थे। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच रद्द होने के बाद एक वीडियो जमकर वायरल रहा है, जिसमें ग्राउंड के स्टाफ मैदान में जमे हुए पानी को वाइपर से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ग्राउंड स्टाफ में से एक कर्मचारी वहां गिर भी गया। देखिए, आमतौर पर इस तरह के वाइपर घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं।
इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही फैंस ने पीसीबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी खराब व्यवस्था से पाकिस्तान की मेजबानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कई फैंस ने खराब ड्रेनेज सिस्टम और मैदान सुखाने की नई टेक्नोलॉजी वाली कोई उपकरण नहीं का जमकर मजाक उड़ाया। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।